गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। अरे जिसो मन कर लेना उसो आदमी हो जाए। जिसी नीयत है ना उसी बरकत है। गांव में क्या कहते नीयत बढ़िया रखा करो गुरुजी बढ़िया। हाँ ना ना पूरे दिन ना ना रखो ऊपर लो सुन ली तो बोले निश्चय करते जना ना नहीं। कोई पूछे कैसे हो मुझे बहुत बढ़िया है अच्छे हैं सब जो हैं उसमें संतुष्ट हैं। अंत नहीं है किसी चीज का। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो वो ही सबसे बेहतर है। हाँ पर्याप्त नहीं बेहतर है। और दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है, दूसरों की सैलरी ज्यादा लगती है, दूसरों की गाड़ी बढ़िया लगती है और भी बहुत सारी बातें जो मैं कह नहीं सकता। तो वो लगता है वो मन का वहम है, साइकोलॉजी है। जो अपना है वो बेहतर है ना। तो हमेशा संतुष्ट रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो। और सरकारी नौकरी सफलता नहीं है। यदि सरकारी नौकरी सफल व्यक्ति होता तो अपने निर्मल जी बहुत बड़े बेरोजगार होते। होते कि नहीं होते? है ना। अनिल अंबानी ये जो मुकेश अंबानी ये थे भी बहुत बड़े बेरोजगार होते। तो सरकारी नौकरी सफलता नहीं है। सफलता वो है कि आप जीवन में कितने सक्सेसफुल हो, कितने फिट हो अपने सोसाइटी के प्रति, अपने घर पर। आवाज अच्छी बताइए, आवाज के दवाई को नहीं शायरी होती है सह सुन जाती। हाँ काम की चीज तो तारे पल्ले पड़ेगी को नहीं। चलो हाँ भाई, लौटते हुए मानसून से बेटा, लौटते हुए मानसून से पढ़ेंगे आगे। अभी तो यहां तक पढ़ा था हमने, दो ऋतुएं पढ़ी थी है ना। एक तो पढ़ी थी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु। सुनो फटाफट से है ना, ताकि चीजें पढ़ा वो क्या था। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, कोई नहीं पूछेगा अवधि कब से कब होती है, तो मार्च से लेकर के मध्य जून तक। ग्रीष्म काल में हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये हवाएं अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर से अपने साथ नमी लेकर के आती हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु को भारतीय मानसून का जनक कहा जाता है। एक आता है कि भारतीय मानसून को आकर्षित करने वाला भौतिक प्रदेश। भारत की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की। तो मानसून को आकर्षित करने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। यदि यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थल नहीं होता, यदि पश्चिमी मरुस्थल नहीं होता तो शायद मानसून इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं होता। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में एक तो चलती हैं धूल भरी आंधियां। इनके चलने का कारण आता है संवहनीय पवनों का संचलन। यह संवहनीय पवनों का चलना सबसे ज़्यादा गंगानगर और न्यूनतम झालावाड़। सबसे ज़्यादा गंगानगर में कितने दिन? 27 दिन। साइंस वालों का पूरा ध्यान है, चिंता मत करो। उसके बाद में एक अपने यहाँ चलते हैं बबूड़िया, जिनको बोलते हैं छोटे चक्रवात। एक यहाँ पर आती है लू, जिनको हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवने, कि भाई ग्रीष्म काल में पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? लू कहा जाता है। एक हम बात करें तापमान, तो सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान में तापमान 50 तक पहुंच जाता है। पूर्वी राजस्थान में 40-42 तक टेम्परेचर होता है। और जब तापमान 50 होता है तो वो परिस्थितियां मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में विषम परिस्थितियां या विषम जलवायु बन जाती है। और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे समवायुदाब रेखाएं, और यहाँ से था कि राजस्थान में 997 से लेकर के 1000 मिलीबार तक की समवायुदाब रेखाएं गुजरती हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा समझना होगा। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान से 1000 मिलीबार, 1000 था ना बेटा, 1000 मिलीबार की समवायुदाब रेखा कहां से गुजरती है? ऑप्शन एक था कि गुरुजी, एक ऑप्शन तो है उदयपुर, एक ऑप्शन था चित्तौड़, एक ऑप्शन था बारा, एक ऑप्शन था कोटा। दूसरा ऑप्शन था, एक था उदयपुर, एक है चित्तौड़, एक है बारा, एक था कोटा, और इधर था बारा, एक था कोटा, और एक ऑप्शन था झालावाड़। इन दो में बड़े कंफ्यूज थे वो कि गुरुजी इनमें से क्या करें, इनमें से क्या किया जाए। तो इनमें से करना कुछ नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि आपको राजस्थान में 997 से लेकर के 1000 मिलीबार है, दो ही याद रखनी है कि ये तो कहां से गुजरता है? अपने पश्चिमी राजस्थान से।
और इसको हमने कहा था कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां से गुजरता है, ऐसा ही मैप बनाया था एक। अब यहां से पर्सन आ सकता है और यहां पर जिलों को इस क्रम में भी दे सकते हैं, 12 झालावाड़ दोनों दे सकते हैं और दोनों अलग अलग दे सकते हैं। तो यदि ऐसा पर्सन आता है तो मेरे भाई याद रखना, राजस्थान के अंदर 997 जो गुजरेगी ये तो पश्चिमी जिलों से आती है, यहां से जैसलमेर, बीकानेर, यहां से। अब ये क्या कहती है कि 1000 उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, 12। एक क्या कहती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़। अब देखो कौन से गुजरनी चाहिए आपके हिसाब से, कोटा, 12 और झालावाड़ से, क्योंकि 997 से इधर, उसके बाद में 998 से इधर, 999 से इधर। इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, राजस्थान से बाहर होते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे वायुदाब रेखा बढ़ती जा रही है। तो इसके बजाय ये अपना क्या था, बेहतर ऑप्शन था, ये पर्सन माना हुआ था, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। मैं आपको थर्ड ग्रेड तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, क्या पता क्या पर्सन होगा, लेवल सिलेबस तो वहीं तक होगा लेकिन भाषा बदलेगी। तो ये समवायदाब रेखा बेटा सेकंड ग्रेड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, समवायदाब रेखा वाला। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो आपको उदयपुर, चित्तौड़, कोटा दे, नहीं भाई, सिरोही दे दे, उदयपुर दे दे, प्रतापगढ़ दे दे, चित्तौड़ ना भी दे, प्रतापगढ़ दे दे। अर्थात उस मैप को आपको बना के देखना कि जो लाइन सबसे दक्षिण में होगी यहां पर, वो बेहतर ऑप्शन होगा, वो बेहतर ऑप्शन होगा। यहाँ पे वो शब्दावली कुछ भी दे दे, जरूरी नहीं वो ये भी दे दे, यहां से भाई उदयपुर, चित्तौड़, कोटा 12 का दे दे, इसके अलावा 4 ऑप्शन, कुछ 3 ऑप्शन कुछ और हो तो ये हो जाएगा, ये दे दिया तो ये हो गया, इसके अलावा कुछ और दे दे तो वो भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जो सबसे दक्षिण में होगी वही 1000 मिली बार की होगी। ये सेकंड ग्रेड का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे गर्म स्थान फलोदी है ना, और सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। ये तो छोटी छोटी बातें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान के अंदर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करें तो राजस्थान में सामान्यतः जो वर्षा है ये मानसूनी वर्षा होती है। राजस्थान में मानसून जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, सामान्यतः 15 जून तक मानसून आ जाता है। और मानसून का प्रवेश द्वार जो है ये किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को। दोनों तो बेटा एक नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में 999 का ऑप्शन आएगा तो अलग होगा। प्रश्नों को बना के देखो, ऑप्शन बना के देखो, तब जाकर निकलेगा ये। भाई 997, 998, 999, कल किसने पूछा था वो क्वेश्चन मुझे, 1000 मिलीबार का ही था, सेकंड ग्रेड का था। ये ऐसे कैसे आया हुआ है 1000 के साथ। कई बार जरूरी नहीं वो 1000 का दे, 999 का दे दे, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ऑप्शन क्या है। जब तक बिना ऑप्शन हम लोग कह ही नहीं सकते क्या होगा, लेकिन वो पूछेगा नहीं, बीच का तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि ये बदलती हैं। ये तो एक हिंट है कि हाँ इधर से, क्योंकि सबसे गर्म जिले कौन से हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यही तो गर्म जिले, इसलिए हिंट है ये। सबसे ज्यादा वनस्पति वाला पार्ट कौन सा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। वर्षा कहाँ होते हैं, झालावाड़। तो ये हिंट है, इसके आधार पर ये हम वो पर्सन बनते हैं। बीच वाले में तो आप सोचो ही मत, जितना दिमाग लगाओगे उतना ही उलझोगे। तो एनर्जी सिर्फ यहां और यहीं रखनी है, ठीक है जी। सर जी आपने सिरोही लिखा है, और ऑप्शन में सिरोही नहीं था तो गलती कर दी क्या। ऑप्शन में यहां पर आ जाए 5 और दे देते, एक सिरोही के साथ होता, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, तो भी ठीक ही था। सिरोही नहीं दे, अगला 3 ही दे दे, अले गुरुजी 3 ही दे दिया, तो आपने तो गुरुजी ऑप्शन में लिखवाया तो सिरोही और उदयपुर भी था। अगले दिए 3 है, मैं क्या करूं, अगला तो ये 2 ही दे दे, अब क्या करेंगे। आपने तो गुरुजी साथ साथ कोटा भी लिखवा रखा था ऑप्शन में। तो लिखवाना अलग चीज है ना, अगले ने क्या दिया ये अलग चीज है। मैंने लिखवा दिया वो पूरा याद है ना, हाँ ये भी देख ले फिर, हाँ लिखवाया वो तो याद ही है पूरा, बस इतना याद है तो भी ठीक है, आगे सोच ही मत बस तो। हाँ जी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि 2 मानसून आते हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है 2 शाखाओं में प्रवेश करता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा की बात करें, राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है, सामान्यतः 15 जून तक बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ये राजस्थान में सबसे अधिक नमी लेकर के आती है, लेकिन इससे वर्षा सिर्फ 20 से 30% होती है। और वर्षा कम होने का कारण है कि ये हवाएं जो है अरावली के समानांतर गुजर जाती हैं, या हम बात करें कि भाई
अरावली की अवस्थिति या दिक् स्थिति इस वर्षा कम होने का कारण है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे थे, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा करती है। इस बंगाल की खाड़ी की शाखा में पूर्व से जो नमी युक्त हवाएं आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पूर्वइयां बोलते हैं। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था कि इस बंगाल की खाड़ी की शाखा के सापेक्ष पश्चिमी राजस्थान में वर्षा विहीन क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। सबसे अधिक वर्षा माउंट आबू क्षेत्र में होती है जो कि होती है अरब सागरीय शाखा से, और सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है और वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अब आगे चलते हैं, हाँ जी आगे बढ़े। अब देखो तीसरे क्वेश्चन की बात, तीसरी जल ऋतु की बात करते हैं। अब एक आता है, एक आ जाती है, हम बात करें तो सर्द ऋतु। अब सुनना पहले, एक आती है सर्द ऋतु। वैसे सर्द ऋतु की बात करें, पहले इसको ऐसे समझो, एक ऋतु है जिसका नाम है शीत ऋतु, और इस शीत ऋतु को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है सर्द ऋतु और एक होती है भाई शीत ऋतु। दो होती है सर्द ऋतु और शीत ऋतु। अब इस सर्द ऋतु की बात करें, ये जो सर्द ऋतु है यही अपनी राजस्थान की तीसरी आती है, और इसी को ही तो कहा जाता है मानसून का प्रत्यावर्तन काल। इसी को क्या बोलते हैं? मानसून का प्रत्यावर्तन काल, या इसी को ही कहा जाता है मानसून का लौटना। मानसून का लौटना। अब गुरुजी ये ऐसा क्यों हुआ? तो आ जाओ वर्षा ऋतु के अंदर। उस वर्षा ऋतु में पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, अर्थात हवाएं उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, और इस सर्द ऋतु तक आते आते हवाएं वापस लौट के चली जाती हैं। अर्थात जो मानसून आया वो चला गया तो क्या बोला गया? मानसून का प्रत्यावर्तन काल। ये लौटने वाला काल है, और इस ऋतु तक आते आते मानसून लौट चुका होता है। इसका मतलब इस शीत ऋतु की सर्द ऋतु की अवधि कब से कब होती है? तो सामान्यतः हम लोग कह सकते हैं अक्टूबर और नवंबर का काल कह सकते हैं। सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर या मध्य नवंबर तक कह सकते हैं। मध्य नवंबर तक भी नहीं जाए, दीपावली से पहले पहले की बात करें, दीपावली कब आती है? नवंबर प्रारंभ में या अक्टूबर एंड तक, तो सितंबर अक्टूबर भी कह सकते हैं, दीपावली तक कह सकते हैं कि दीपावली तक का जो टाइम आता है वो इसकी अवधि आती है। और इसी सर्द ऋतु को एक कहा जाता है गुलाबी सर्दी काल। इसी को एक क्या कहा जाता है? गुलाबी सर्दी काल। गुलाबी सर्दी का काल का मतलब है इस समय दिन तो होते हैं गर्म, और रात की बात करें ये हो जाती हैं ठंडी। और होता भी हो सके जब आप लोग गांव में रहते होंगे, आसपास कहीं खेलने जाते होंगे, दीपावली के आसपास मैच बहुत होते हैं, मौसम बढ़िया रहता है, मैच होते हैं, तो सुबह सुबह तो चोड़ के चक्कर में कि हाँ भाई ऐसे नहा धो के खेल के आ रहे हैं, एक टी शर्ट पहन के चले गए, लेकिन शाम को जब खेल के आते हैं ना 6-7 बज जाते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, तब गिग्गी बने, सर्दी लगती है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जो उन्होंने खेला है, खेलने गए होंगे, उनको पता होगा, या बाहर गए होंगे, तो सुबह सुबह तो ठीक है दीपावली तक, लेकिन शाम को जब बाइक पे आते सर्दी लगती थी। वही काल था कि भाई दिन तो होते हैं गर्म और रात है ठंडी, और ऐसे काल को क्या कहा जाता है? गुलाबी सर्दी का काल। ये तीन ही बातें आती हैं। तो सर्द ऋतु जो है ना, इसकी अवधि अक्टूबर नवंबर या दीपावली तक है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल या मानसून का लौटना कहा जाता है, और यही गुलाबी सर्दी का काल है। अब कुछ बातें और निकल के यहां से आ गई। वो ये निकल के आई कि भाई राजस्थान में मानसून आया और मानसून गया भी, वर्षा काल आया और वर्षा काल गया। अब गया तो सबसे पहले इसी वर्षा की बात करें। एक तो आते कि राजस्थान के अंदर औसत वर्षा कितनी होती है, तो सामान्यतः अपने यहाँ पे 57 से 58 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 57 से 58 सेंटीमीटर। एक यदि हम बात करें कि राजस्थान के अंदर मानसून की अवधि कितनी होती है, तो मानसून की अवधि सामान्यतः 3 माह कह दें या 90 दिन का काल होता है। एक यदि हम बात करें कि राजस्थान में वर्षा के औसत दिन कितने हैं, तो राजस्थान में वर्षा के औसत दिन जो हैं ये लगभग 29 दिन है। और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा के दिन जो है ना, ये झालावाड़ के अंदर हैं, लगभग 40 से 45 दिन। और एक यहां पर आ जाता कि राजस्थान के अंदर न्यूनतम वर्षा के दिनों की बात करें तो ये हैं जैसलमेर के अंदर 2 से 4 दिन की बात करें, कोई 2 से 5 कह दो, 2 से 4 दिन के आसपास जो है न्यूनतम वर्षा के दिन कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। बस इतनी सी बात है।
तो ये तो अलग हैं, ये तो हमने वो डाटा निकाला जो ऐसा हुआ है। तो लिखें थोड़ा सा, लिखो भाई। हाँ जी, लिखोगे सर्द ऋतु, सर्द ऋतु। अरे सर्द लिखो रहते, अपन जब इसको पढ़ते हैं ना तो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है कि राजस्थान में कितनी ऋतुएं हैं। सामान्यतः ऋतुएं तो 3 हैं, लेकिन अपने राजस्थान के भूगोल की बात करें ना, इसमें क्या कितने बांट रखे हैं, 4। इसलिए सर्द ऋतु लिखवा रहा हूं तो समझाने के लिए। वैसे वास्तविक रूप से भूगोल जो ये कहता है कि सर्द शीत ऋतु का ही पार्ट है, लेकिन इसको होगा सर्द ऋतु। अवधि अक्टूबर और नवंबर, अवधि अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। अब लिखोगे एक, इसे मानसून का लौटना या माउंट आबू में दिन कितने होते हैं। हाँ, वर्षा के दिन तो पूरे नहीं लिखा ना। माउंट आबू में वर्षा के दिन कितने हैं, लगभग नहीं 55 से 60 क्यों, लगभग यही 40-42 के आसपास हैं, 40-45 के आसपास हैं, औसतन 40-45 के आसपास हैं। एक गड़बड़ और है यहां से, अब मुझे पता लग गया अब गड़बड़ क्या हो गई। हाँ जी, तो यहां से एक अब इसने पूछा, इसके नजर में ये था कि सबसे ज्यादा वर्षा के दिन कहां, माउंट आबू में। सबसे ज्यादा वर्षा के दिन कहां, माउंट आबू में। तो वर्षा के दिन ज्यादा होने से बारिश ज्यादा होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बारिश का दिन है, आज बारिश हुई 2 बूंद गिर के चली गई, कल भी बारिश आई 2 आंगल करके चली गई, परसों भी बारिश आई 2 आंगल करके चली गई। लगातार 10 दिन बारिश 2 आंगल बारिश कुनर, एक दिन बरसो घंटा 2 एक बाढ़ ला दियो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई माउंट आबू के अंदर वर्षा ज्यादा होती है पर्टिकुलर स्थान पे, तो वहां पे वर्षा के दिन ज्यादा होंगे। एक तो ये गड़बड़ मत निकालना। दूसरा एक प्रश्न और यहां से बन गया भाई, वो ये प्रश्न ये भी बन गया, इसका मतलब पक्का है, वो भी डाउट है कि जैसे राजस्थान में, जैसे मैंने पूछा ना राजस्थान में मानसून की अवधि कितने दिन है, 3 माह या 90 दिन। तो यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मानसून अवधि वाला, मानसून की अवधि वाला जिला कौन सा है, अवधि वाला जिला। ये भी पक्का है, आपके कंफ्यूजन होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन दे दूं। हाँ मुझे पता था होगा ये गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ये प्रश्न आया पता लग जाता है। 2 झालावाड़, एक है आबू मतलब सिरोही झालावाड़, एक है सिरोही, एक है बांसवाड़ा और एक है गंगानगर। राजस्थान में सबसे अधिक राजस्थान में सर्वाधिक मानसून की अवधि वाला जिला, ऑप्शन 1 झालावाड़। ये कौन कहता है, ठीक है। ऑप्शन 2 सिरोही, ठीक है। ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 गंगानगर। इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। अब गुरुजी ऐसा क्यों, बारिश के दिन तो कहां पे ज्यादा है, झालावाड़ में। बारिश ज्यादा भी कहां हो रही है, झालावाड़ में। तो भाई मानसून की अवधि के ऊपर वर्षा के दिन भी निर्भर नहीं करते। क्या जैसलमेर में वर्षा के दिन नहीं है क्या, क्या जैसलमेर में मानसून की अवधि नहीं है क्या। लेकिन बारिश नहीं होती तो मानसून की अवधि के ऊपर वर्षा के दिन और वर्षा की मात्रा निर्भर नहीं करती है। ये बांसवाड़ा में ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये तो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में मानसून प्रवेश कहां से करता है, बांसवाड़ा से, क्योंकि बराबर प्रवेश करेगा दक्षिण से, एकदम बराबर आएगा। तो सबसे पहले कहां से प्रवेश कर रहा है, बांसवाड़ा से। और जब वापस लौटेगा तो मेरे भाई इसी प्रकार से उत्तर पूर्व से लौटेगा, तो एकदम बराबर लौटेगा। तो सबसे एंड में कहां से लौटेगा, बांसवाड़ा से। गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा भारत का, वहां पर पढ़ते हैं कि भारत में मानसून का प्रवेश कहां से होता है, केरल से। मानसून का निकास भी,
क्यों? वहां से मानसून यदि केरल से वहां घुसेड़ सकते हो और बाहर निकाल सकते हो, तो राजस्थान में बांसवाड़ा से घुसेड़ करके बाहर नहीं निकाल सकते भाई? उसी दक्षिण वही पार्ट है कि जैसे वहां से केरल से प्रवेश किया और केरल से बाहर निकला, क्योंकि जिधर से प्रवेश करता उधर से, क्योंकि हवाओं की दिशा तो वही है, ये इधर से आ रही हैं और इधर से जा रही हैं, तो वही कॉन्सेप्ट तो राजस्थान में लागू होगा। इधर से भी मानसून कहां से प्रवेश कर रही है? बांसवाड़ा से, और निकलती है तो कहां से? बांसवाड़ा से। इसलिए बांसवाड़ा है क्या न्यूनतम? न्यूनतम की अवधि बेटा गंगानगर मानी जाती है अपने राजस्थान में, गंगानगर को माना जाता है न्यूनतम जो है ना मानसून की अवधि, ये गंगानगर को माना जाता है, गंगानगर। ठीक है, लिखो जी, लिखवा दूंगा इसको भी। तो शरद ऋतु में लिखोगे, इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल या मानसून का लौटना कहते हैं। हाँ जी, इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल या मानसून का लौटना कहते हैं, मानसून का लौटना कहते हैं। और एक लिखोगे इसी में, इस ऋतु में गुलाबी सर्दी होती है, इस ऋतु में गुलाबी सर्दी होती है, इस ऋतु में गुलाबी सर्दी होती है, गुलाबी सर्दी होती है। और गुलाबी सर्दी को अंडरलाइन करके लिख देना, दिन गर्म रात ठंडी। गुलाबी सर्दी का मतलब क्या है? दिन गर्म और रात ठंडी। दिन गर्म और रात ठंडी। ठीक है जी। अब लिखोगे नोट लगा के, अब नोट लगा के लिखोगे, हाँ जी, लिखोगे नोट लगा के। अब राज्य में औसत वर्षा, राज्य में औसत वर्षा, राज्य में औसत वर्षा डैश 57 से 58 सेंटीमीटर, 57 से 58 सेंटीमीटर। एक लिखोगे मानसून अवधि, मानसून की अवधि कितनी है? मानसून अवधि डैश 3 माह या 90 दिन, मानसून अवधि 3 माह या 90 दिन। 90 दिन का मानसून काल है। बारिश होती है अपने जोधपुर में 2 दिन, तो 90 दिन तो जोधपुर में मानसून की अवधि 90 नहीं तो 60 दिन, 70 80 90 दिन तो है, 80 दिन तो है। कम से कम औसतन 90 है, कहीं पर दिन ज़्यादा है, जैसे बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के अंदर उसकी अवधि ज़्यादा है, तो गंगानगर में अवधि कम है, लेकिन औसतन 90 है। तो बीच वाले पार्ट में 3 महीने तो रहेंगे। अब 15 जून को अपने कहते हैं सर जुलाई में आ जाएगा, तो जुलाई अगस्त तो सितंबर 3 महीने तो रहेगा ना। अब बारिश कितने दिन हुई? तो मानसून की अवधि के ऊपर वर्षा के दिन निर्भर करेंगे ऐसा नहीं है, एक तो ये, और वर्षा के दिनों पे वर्षा की मात्रा निर्भर करेगी, ये भी सही नहीं है। कम दिनों में ज्यादा वर्षा भी हो सकती है और ज्यादा दिनों में कम वर्षा भी हो सकती है, सब चीजें अलग अलग हैं। लिखोगे नेक्स्ट, राज्य में वर्षा के औसत दिन, राज्य में औसत वर्षा के दिन डैश 29 दिन। राज्य में औसत वर्षा के दिन कितने हैं? 29। अब ये जो वर्षा के दिन है इसको अंडरलाइन करना। राज्य में वर्षा के दिन जो थे, वर्षा के दिनों को अंडरलाइन कर लिखना सर्वाधिक। ये वर्षा के दिन सर्वाधिक तो कहां पर है? सर्वाधिक कहां? झालावाड़। मानसून कब आया और गया ये मानसून विभाग बताता है कि हाँ, है ना। सर्वाधिक तो कहां है? झालावाड़। कोष्टक में देना 40 से 45 दिन, 40 से 45 दिन। और न्यूनतम, न्यूनतम
जैसलमेर 2 से 4 दिन, न्यूनतम जैसलमेर 2 से 4 दिन। ठीक है, एक और लिखो लाइन, सर्वाधिक वर्षा विभिन्नता वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा, विषमता लिख लो, चाहिए विषमता लिख लो, विषमता वाला जिला, सर्वाधिक विषमता, वर्षा विषमता वाला जिला कौन सा होगा? तो याद रखना इस जिले का नाम है बाड़मेर। सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला जिला बाड़मेर। वर्षा की विषमता का मतलब है कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी सूखा तो कभी बाढ़। और राजस्थान में इन घटनाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में, जैसलमेर में बाढ़ नहीं आती हैं, जालोर और बाड़मेर का जो क्षेत्र आता है वहां पे बाढ़ भी आ जाती है 5-7 साल में, और अकाल तो निश्चित ही है। मतलब सीधा ठिकाना है यहाँ पर करना कि धड़ पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर जावे लादे जोधपुर और ठियो जैसलमेर। मतलब इस क्षेत्र के अंदर अकाल जो है ना, सूखा, वो तो निश्चित रूप से है, लेकिन 5-7 साल में, 8-10 साल में कहीं ना कहीं इस बाड़मेर या जालोर क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। नेक्स्ट लिखोगे सर्वाधिक मानसून अवधि वाला जिला, सर्वाधिक मानसून अवधि वाला जिला, सर्वाधिक, हाँ जी, सर्वाधिक तापमान विषमता, अभी रुको, लिखोगे एक सर्वाधिक मानसून अवधि वाला जिला, सर्वाधिक मानसून अवधि वाला जिला डैश बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और एक लिखना न्यूनतम मानसून अवधि वाला जिला, न्यूनतम मानसून अवधि वाला जिला, न्यूनतम मानसून अवधि वाला जिला गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर। बढ़े आगे। अभी दैनिक तापांतर पे मत जाना, अभी तापांतर तो एक ऋतु और पड़ी है बाकी। ये तो सिर्फ इस वर्षा को लेकर के हमने बातें की कि भाई यहां तक वर्षा हो गई, तो वर्षा के बाद उसका एनालिसिस किया तो ये कुछ बातें हमारे सामने निकल के आई है। अब अगली ऋतु आती है और उसका नाम है शीत ऋतु। काम की है और इस शीत ऋतु से एक ही प्रश्न पूछा जाता है और वो आता है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। इसके अलावा प्रश्न नहीं बनता भाई। देखो शीत ऋतु की बात करें, सबसे पहले आती है इसकी अवधि की बात करें तो सामान्यतः ये अवधि जो है ना, ये नवंबर से लेकर के, या ऐसे कह सकते हैं मध्य नवंबर से लेकर के, मध्य नवंबर से लेकर के और मध्य मार्च तक का समय आता है। मध्य नवंबर से मध्य मार्च। एक इस शीत ऋतु के अंदर अपने यहां पर हवाओं की दिशा की बात करें तो ये हवाओं की दिशा होती है उत्तर पूर्व से और किधर, दक्षिण पश्चिम की ओर। जैसे ये भारत है और इस भारत के अंदर शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में हवाएं किधर से चलती हैं भाई? उत्तर पूर्व से, इधर से, और जाती किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं। अब ये जो हवाएं आ रही हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं की बात करें, एक तो याद रखना ये स्थल भाग से आती हैं। क्या होती है भाई? स्थल से आती हैं, और स्थल से आते हैं इसलिए हवाएं कैसी होती हैं? शुष्क हवा होती है। यदि जलीय भाग से आती तो कैसी होती? नमी युक्त, और कैसी होती है? शुष्क हवा। और इसके भारत के इधर तो है चीन, और चीन के उत्तर में इधर आता है साइबेरिया, और ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। जब ये ठंडा है तो इसी क्षेत्र से आते हैं तो शुष्क भी होती हैं, और एक क्या होती हैं? ठंडी हवा होती हैं। और एक आपने कभी बचपन में ये भी पढ़ा होगा ना कि अपने यहाँ पर दुर्लभ साइबेरियन सार्स आते हैं नवंबर से लेकर के फरवरी तक। तो वो जो दुर्लभ साइबेरियन सार्स हैं वो इसी शीतकाल में जो उत्तर पूर्व से हवा आई हैं, इन हवाओं के साथ आते हैं ताकि उनकी उड़ने की क्षमता 3 गुनी या 4 गुनी हो जाती है हवाओं के सापेक्ष, और इन्हीं के साथ उड़ते हुए आते हैं। और जैसे ही इस शीतकाल के बाद कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु। वापस हवाएं किधर चलेंगी? दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर, और इनके साथ वो वापस यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये हवाएं स्थल से आती हैं, हवाएं शुष्क एवं ठंडी होती हैं, और इन्हीं हवाओं के साथ अपने यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं। अगली चीज यहाँ से आता है तापमान की बात करें कि भाई ग्रीष्म काल में तापमान कितना होता है, तो इस राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग आता है अपना, यहाँ पे तापमान तो पहुंच जाता है हिमांक बिंदु पर, अर्थात टेम्परेचर जो है ना वो 0 बिंदु पर पहुंच जाता है। होता कि नहीं होता? और इसी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर औसतन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। पूर्वी भाग में कितना है? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात? अब इंपॉर्टेंट जो बात यहां से आती है वो आती है वर्षा की, और शीतकाल से सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है, और वो पूछी जाती है वर्षा, कि भाई वर्षा कौन सी होती है, किस कारण से होती है, और इस वर्षा को कहा क्या जाता है, इसी की बात की जाती है। पहली चीज, ये जो वर्षा होती है, यदि हम बात करें कैसी इसको कहते क्या है, इसका नाम जो है ये तो है मावठ। नाम क्या है? मावठ। इसका एक उपनाम भी आता है, और इसे कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। इसको बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, हिंदी में बोलते हैं सुनहरी बूंदें। क्या बोलेंगे? सुनहरी बूंदें। और एक याद रखना, यही जो वर्षा है ये अपने रबी की फसल हेतु उत्तम मानी जाती है। रबी फसल हेतु लाभदायक, क्योंकि शीतकाल में जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? रबी की फसल। ग्रीष्म काल में जो बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। अब जो बोई जाएगी बाजरा वगैरह, ये तो कौन सी होंगी? खरीफ की। और सर्दियों में जो गेहूं सरसों जो होगी वो क्या होती है? रबी। तो इसका मतलब सर्दियों में कब बोई जाती है? नवंबर के आसपास। और काटी कब जाती है? अपने जब कॉलेज की एग्जाम थी तब काटी गई थी ना, मार्च के आसपास। तो उसी दौर में ये बारिश है, और वो रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास करके गेहूं के लिए। और इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स। अब एक प्रश्न यहां से आता कि इस वर्षा के होने का कारण क्या है? इस वर्षा के होने का कारण क्या है? इसको देखो। इस प्रकार से इस विश्व के अंदर एक महाद्वीप है, और इसका नाम है अफ्रीका। उसके बाद में इधर एक क्षेत्र आता है जिसको हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा भूभाग जहां, समझ में नहीं आया हाथ खड़े करते ना साइंस वालों, तो आपके लिए नया है बेटा, ये पहली बार ही पढ़ रहे हो, मुझे भी पता है ना, कि ऐसा कोई भूभाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं इंग्लिश में तो सब कॉन्टिनेंटल, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। ये, और यहाँ पर अरब देश हैं, इसलिए इसको कह दिया जाता है अरब प्रायद्वीप। उसके बाद आगे चलते हैं, ये अपना भारत का आ जाता है हिस्सा, ये भारत है, और इस प्रकार से ये अपना एशिया महाद्वीप है। इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, इधर अरब देश हैं, और इधर भारत का हिस्सा आ जाता है। अब यहां पर हम बात करें, इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। एक तो ये, एक यहीं पर इस यूरोप और अफ्रीका की सीमा के ऊपर यहां पर एक सागर और है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। इसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील की बात करें, यह भी ध्यान में रखना। इधर ये भारत है, और इस भारत के उत्तर की बात करें, यहां पर इस क्षेत्र में यहां पर एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। इसका नाम है पामीर का पठार। अब क्या होता है देखो, अब यहां से एक बिंदु तो आपको पता है, एक बिंदु तो आपको पता है कि भाई ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के दक्षिण से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। इसका मतलब मैं कहूं कि भाई यहां से एक रेखा गुजार सकता हूं क्या? गुजार सकता हूं ना? कौन सी रेखा? करक रेखा। और इस करक रेखा के दक्षिण वाले भाग को जब हमने जलवायु शुरुआत में पढ़ी थी तो इसके दक्षिण वाले भाग को क्या कहा था? उष्ण कटिबंध। बोला कि नहीं बोला? शुरुआत में बताया था मैंने, जलवायु जब पढ़ी कि शब्दावली काम आएंगी, और यह भी बताया था कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तब कहा था कि करक रेखा से मकर रेखा के बीच वाले भाग को तो क्या बोला था? उष्ण कटिबंध। और करक रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर वाले को क्या बोला था? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 वाले को क्या बोला था? शीत कटिबंध।
बताया कि नहीं बताया? मतलब मुझे पढ़ाया है, मैं उम्मीद रखता हूं वो आपको आता है ना? तो इसका मतलब इसके नीचे वाला पार्ट तो क्या है? उष्ण कटिबंध, और इसके उत्तर वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? शीतोष्ण कटिबंध। हाँ या ना जी? अब क्या हुआ कि शीतकाल के अंदर इस भूमध्य सागर के अंदर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में इस भूमध्य सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और चक्रवात जो हैं इन्हीं को कहा जाता है विक्षोभ। इन्हीं को क्या कहते हैं? विक्षोभ कहा जाता है। तो पहला तो ये कि इसका कारण क्या है, नंबर एक। अब यहां से ये चक्रवात उत्पन्न हुए, और चक्रवात में हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। बबूला बताया था ना, बबूला छोटे चक्रवात, और उन बबूलों के अंदर देखा होगा कोई लत्तो आ जा, कोई प्लास्टिक की थैली आ जा, वो सब कहां? ऊपर। इसका मतलब है सामान्यतः बबूला में या चक्रवात में क्या होता है, बाहर से हवा आती है केंद्र की ओर, और यहां से गर्म होकर के ऊपर उठती है। गुरुजी ऐसा क्यों मेरे भाई? क्या होता है कि जैसे ये अपना रूम है, इस रूम में किसी स्थान पर अचानक से किसी भी वजह से, परिस्थितियां कोई भी हो, अचानक से कोई स्थान गर्म हो गया, तो वहां पर स्थान गर्म हुआ तो हवा गर्म होकर के क्या होगी? हल्की, और ऊपर चली जाएगी, और उस स्थान को घेरने के लिए इधर से भी हवा आएगी, उधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी। और जब चारों तरफ की हवा आती है तो ये सीधी नहीं आ सकती, आपस में टकरा करके गोल गोल होती है। और साइंस वाले इसको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब हम कहीं पर किसी भी पानी की होद में देखो छेद कर दो, पानी जब बाहर निकलता तो सीधा निकलता है, ऊपर से भंवर पैदा होता है ना? क्यों हुआ? क्योंकि चारों तरफ से आता है तो आपस में टकरा करके उसमें गोल गोल गति उत्पन्न हो जाती है। वही कहानी इधर से कि अचानक से इस रूम के बीचों बीच हवा एकदम से खत्म हो गई, तो इधर की भी हवा, उधर की भी हवा, उधर से इधर से चारों तरफ आई, और ये टकरा करके एकदम गोल गोल घूमती है। तो चक्रवात में हवा बाहर से गोल गोल घूमती हुई और केंद्र में आती है, और केंद्र में स्थान क्या है? गर्म। और गर्म है तो हवा गर्म में जाने के बाद गर्म होकर के ऊपर उठती है। तो वही बात यहां पर है, चक्रवात उत्पन्न हुए तो इस भूमध्य सागर में भंवर उत्पन्न होंगे, और वो ऊपर उठते हैं। जैसे ही ऊपर उठेंगे तो आसमान में 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर इधर पश्चिम से लेकर के और पूर्व की ओर कुछ हवाएं चल रही हैं, और इन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम पवने। इनको क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम पवने। पहले इनको समझ लो, बाद में समझ में आ जाएगा। 1947 शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी पे बम कब गिराए गए? 5 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। ठीक, हाँ, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। अब थोड़ा सा विश्व का मानचित्र देखना। एक मानचित्र तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि गुरुजी ये तो है उत्तरी अमेरिका, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका, ये अपना अफ्रीका, ये अरब प्रायद्वीप, ये भारत, ये पूर्वी द्वीप समूह, इधर जापान वाला पार्ट आ गया, ये एशिया, इधर यूरोप है, और इधर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऐसा ही तो है। अब वो बम किसने गिराए? अमेरिका ने। यूएसए कहां पर है? यहां पर। जापान कहां है? यहां पर। जापान यहां पे द्वीप है, यहां पर है जापान, एशिया के अंदर ही तो है। अब बताओ ये अमेरिका इस जापान पे बम गिराने के लिए किधर जाएगा? अब आपके सामने, मतलब ये समझ वाले पर्सन है, कोई इसको कितना ही पढ़ा लो, जब तक समझ नहीं होगी मामला ही बिगड़ेगा ही। ऑप्शन ए ये है कि भाई पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा ऑप्शन है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए कौन कहता है कि गुरुजी उस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के लिए अमेरिका जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि वो यूएसए है और ये जापान है।
काम का है क्या? ओ तेरी के, एक तो मेरी रेंज से बाहर है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं के माह कौन से हैं, ये तो मेरी रेंज से ही बाहर है भाई, क्यों मुझे हिंदू कैलेंडर के महीने नहीं आते हैं, नहीं आते बेटा, जो नहीं आता ये तो कोई श्रावण भादो आसोज कार्तिक वाले मेरे को नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया नहीं पता। अलिनो नालिनो अभी बताऊंगा बेटा, अभी पूरा नहीं हुआ है, बताऊंगा। हाँ जी, देखो पहले तो इसको बताओ ना, किधर जाएगा भाई? ऑप्शन ए कौन कहता है कि पश्चिम से पूर्व? कौन कौन कहता है? अरे शर्माना नहीं है, कोई नहीं कहता, जवाब सबको देना है, और विद्या की सौगंध लागे, दो में से जवाब देना है। अरे गलत होगा सही होगा क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ठीक है, सौगंध जरूर है विद्या की, जवाब सबने देना है। इसका मतलब बाकी सब किधर हैं? बाकी सब पूर्व से पश्चिम, ये कौन कौन है ना? सारा हाथी भी कौन खड़ा, सौगंध भी कौन लागे हणके? हाँ देखो सुनो, कोई बात नहीं, सौगंध तो झूठी थी बेटा, मत मानना उसको ना। हाँ, अब अपने को ये लगता है कि गुरुजी किधर से किधर जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन पृथ्वी क्या है? गोल है। ये पीछे से जोड़ेंगे ना तो ये अपना हिस्सा यहां पर आता है, जापान यहां पर आ जाएगा। और इस यूएसए के द्वारा इस 1945 की बात करें, जब इसके ऊपर बम गिराने गए तो जैसे यहां से फाइटर प्लेन उड़े और आसमान में गए 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उनकी स्पीड आधी हो गई और वो वापस आ गए थे कि ना नहीं जाएंगे। पूछा क्यों? कि जापान उस समय खतरनाक था, जापान ने रशिया की भी हालत खराब कर दी थी, है ना, अमेरिका की भी हालत खराब होती थी, वो बम नहीं गिराते। तो कहा कि जापान में नहीं जाएंगे भैया, उसने तो आसमान में बहुत तगड़ी चीज बना रखी है। जब हम यहाँ से उड़े थे तो हमारी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी और आसमान में जाते 160 हो गई, प्लेन कहीं गिर जाता तो उसने क्या करें? बोले देखी जाएगी। दूसरे पायलट आए कि चलो और तगड़ी स्पीड से जाते हैं, वो गए और जाने के बाद यहाँ पर बम गिराया पहले दिन 6 की, और वापस जब आए तो उनकी स्पीड दुगनी हो जाती है। और वो मुश्किल से यहाँ पर पूछा था, एक पायलट की तो हालत ये थी कि हार्ट पेशेंट हो गया था, वो ये वास्तविकता हार्ट पेशेंट हो गया था कि स्पीड दुगनी हो गई कि यार ये तो गिराएगा, उसको हिला दिया था। तो यहां से इसका मतलब है इस क्षेत्र के अंदर वो वापस आया तो स्पीड दुगनी हो गई। जब बाद में इसको देखा कि भाई यहां पर ये हुआ क्यों, तो पता चला कि इस क्षेत्र में लगभग ये उत्तर में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र है, और यहां पर आसमान के अंदर, आसमान में 8 से 10 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई के ऊपर हमेशा पवनें चलती रहती हैं, हमेशा ही चलती रहती हैं, जिनकी स्पीड सर्दियों में ज्यादा होती है, गर्मियों में कम होती है। और इन पवनों को खोजा किसे गया? जेट स्ट्रीम से। यदि वो नहीं जाते पायलट प्लेन तो पता नहीं चलता। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती है, जाते समय स्पीड कम हो गई क्योंकि हवा सामने से आ रही थी, स्पीड इसलिए क्या हो गई? कम, और आते समय ज्यादा हो गई क्योंकि हवा की सपोर्ट लग गई। तो यहां पर देखा कि इस पश्चिम से पूर्व की जो हवाएं हैं वो चलते हैं, और उनकी खोज उन पायलट प्लेनों से हुई थी, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? जेट स्ट्रीम। तो वही बात यहां से है कि भाई यहां पर भूमध्य सागर उत्पन्न हुए, भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न हुए। जैसे ये ऊपर जाते हैं तो 8-10 किलोमीटर में जाने के बाद उन जेट स्ट्रीम पवनों के संपर्क में आते हैं और किधर आ जाते हैं? पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर आने के बाद इस पामीर के पठार से टकराती हैं। टकराने के बाद कुछ हवाएं तो पामीर के पठार के उत्तर से गुजर जाएंगी और कुछ एक हवाएं पामीर के पठार से दक्षिण से, और इससे अपने उत्तरी जो भारत है, इस उत्तरी भारत में वर्षा होती है, और इसी वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो यहीं पर आती है। अब पूछे कि कारण क्या है, तो पहला कारण इन हवाओं का होना भूमध्य सागरीय चक्रवात, यही तो होंगे। यदि ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते तो नमी आती क्या हवाओं में? क्योंकि हवा तो हमेशा ही चल रही है भाई, हवा तो चल ही रही है। चक्रवात उत्पन्न नहीं होते तो हवाओं में नमी नहीं आती, और नमी नहीं आती तो बारिश नहीं होती। इसका मतलब है एक तो रीजन आ जाता है, एक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय चक्रवात, या इसको और क्या बोलते हैं? चक्रवातों को क्या बोलते हैं? विक्षोभ। और ये विक्षोभ भारत के कौन सी डायरेक्शन में?
पश्चिम में, इसलिए इसको कह दिया जाता है पश्चिमी विक्षोभ। इसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और एक ये चक्रवात कौन से कटिबंध में है? हाँ भाई, कौन से में है? शीतोष्ण कटिबंध में। तो एक हम लोग ये कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कौन से होंगे? शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा, अमेरिका वाले बम किधर गिराएंगे बेटा? पूर्व से चलेंगे, किधर जाएंगे? पश्चिम की ओर। ठीक है, ये बात यहां से आती है। वापस सुनो, शीत ऋतु की बात करें, अवधि कब से कब है? मध्य नवंबर से मध्य मार्च या दीपावली से लेकर के होली तक का समय है। हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये हवाएं स्थलीय भाग से आती है, अतः शुष्क एवं ठंडी होती हैं और इन्हीं हवाओं के साथ भारत में साइबेरियन सार्स आते हैं। तापमान की बात करें तो ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर हिमांक बिंदु या 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। और यह भी याद रखना, जब तापमान 0 डिग्री पर सेल्सियस पर हो तो वहां की परिस्थितियां विषम होती हैं। तो यहां पर यह कह सकते हैं कि शीतकाल में पश्चिमी राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। शीतकाल में वर्षा की बात करें तो उसे कहा जाता है मावठ। इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है और यह रबी की फसल हेतु लाभदायक है। इस शीतकालीन वर्षा के होने का कारण क्या है? तो ये कह सकते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक चीज और यहां से है कि यह जो भूमध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंध या शीतकालीन वर्षा भारत में किसके माध्यम से आती है? तो आती किसके माध्यम से है? जेट स्ट्रीम पवनों के माध्यम से। और यह होती कहां पर है? उत्तरी भारत में। तो यदि राजस्थान में क्षेत्र पूछ ले तो राजस्थान में क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान। और देखो, यहीं से एक चीज मैंने बताई थी कि राजस्थान का वो क्षेत्र जहां पर अरब सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो वो कौन सा है? उत्तरी राजस्थान। क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास का ये जो इलाका है, यहां पे बारिश होती है शीतकाल में और यहां पर रसदार फल पाए जाते हैं। इसीलिए पढ़ा जाता है कि वो स्थान जहां पर राजस्थान में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो कौन सा है? उत्तरी राजस्थान। ये इसके साथ आती है। ठीक है, अब लिखें इसको। लिखो जी। अब छोटी छोटी बातें बचेंगे फिर। हाँ जी, शीत ऋतु, कोहरे के बारे में बताएं बेटा। कोहरा अपने सिलेबस में नहीं है। क्या करना है कोहरे का बेटा? कोहरा अलग चीज है ना, फिजिकल ज्योग्राफी आपने काम का नहीं है बेटा। लिखोगे शीत ऋतु। सबसे पहले अवधि। अवधि मध्य नवंबर से मध्य मार्च। मध्य नवंबर से मध्य मार्च। मध्य नवंबर से मध्य मार्च। हवाओं की दिशा। हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और यहां इस हवा को अंडरलाइन करके लिखना। ये हवाएं स्थल से आती हैं। ये हवाएं स्थल से आती हैं। ये हवाएं स्थल से आती हैं। अतः शुष्क एवं ठंडी प्रवृत्ति की होती हैं। अतः शुष्क एवं ठंडी प्रवृत्ति की होती हैं। ये हवाएं स्थल से आती हैं, अतः शुष्क एवं ठंडी प्रवृत्ति की होती हैं। और एक लाइन और इसी में कंटिन्यू करते लिखना। इन्हीं हवाओं के साथ साइबेरियन पक्षी। इन्हीं हवाओं के साथ, बताता हूं बेटा, एक बार और बता दूंगा। इन्हीं हवाओं के साथ साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं। इन्हीं हवाओं के साथ साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं। इन्हीं हवाओं के साथ साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं।
उसके बाद है तापमान। तापमान, तापमान, तापमान में लिखोगे राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान के अंदर इसको दो भागों में बांटोगे, एक पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। राजस्थान को दो भागों में बांट लो, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में तो लिख लेना हिमांक बिंदु या 0 डिग्री सेल्सियस, कि पश्चिमी राजस्थान में तो तापमान कहां पहुंच गया, हिमांक बिंदु या 0 डिग्री सेल्सियस पर। और पूर्वी राजस्थान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान दो भागों में बांटना है बेटा, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी। पश्चिमी राजस्थान में लिखोगे हिमांक बिंदु या 0 डिग्री सेल्सियस, और पूर्वी राजस्थान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। हो गया। और अब पश्चिमी राजस्थान में जो लिखा ना आपने हिमांक बिंदु या 0 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर उसके नीचे लिख लेना विषम जलवायु। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या हिमांक बिंदु पर होता है तो जलवायु विषम होती है, विषम जलवायु। उसके बाद है वर्षा। वर्षा, वर्षा, सबसे पहले लिखोगे इसमें नाम। वर्षा का नाम क्या है? नाम मावठ। मावठ, वर्षा का नाम क्या है? मावठ। उपनाम गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। नेक्स्ट लाइन है, यह रबी फसल हेतु उत्तम है। यह रबी फसल हेतु उत्तम है। यह रबी फसल हेतु उत्तम है, यह लाभदायक है, जो भी है। नेक्स्ट है कारण। इस वर्षा के होने का कारण क्या है? हाँ जी, रबी की फसल तो अपने चैप्टर आएगा पूरा फसलों का। कारण, कारण में एक तो लिख सकते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात, या तो ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, या ये लिख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी कौन सा गया है? पश्चिमी विक्षोभ पूछा गया है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और उसके बाद लिखोगे क्षेत्र। राजस्थान में क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान। आर्द्रता कहां से ली? भूमध्य सागर। भाई भूमध्य सागर से चक्रवात उत्पन्न हुए तो चक्रवात सागर से उत्पन्न होंगे तो उन चक्रवातों में आर्द्रता तो होगी। स्थलीय भाग से चक्रवातों की उत्पत्ति होती तो आर्द्रता कम होती, लेकिन ये चक्रवात उत्पन्न कहां से हुए? भूमध्य सागर से। तो इनमें आर्द्रता होगी कि नहीं होगी? होगी। इसके अलावा यहां से एक कॉन्सेप्ट का प्रश्न और बनता है, वो ये कैस्पियन सागर, यही चक्रवात, यही हवाएं आगे बढ़ेंगी भूमध्य सागर से, आगे आएंगे तो किसके ऊपर से आती हैं? कैस्पियन सागर से। तो यहां से और भी नमी ले लेती हैं, यहां से और भी नमी धारण कर लेती हैं और आगे तक आती हैं और फिर बारिश होती है। तो अभी कई फैक्टर लिखवाने यहां से हैं। अब लिखोगे यहां से
कटिबंध का मतलब बताया था बेटा मैंने, दो अक्षांशों के बीच का स्थान, दो अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं। अब यहीं पर एक नोट लगा के लिखोगे, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से भूमध्य सागरीय चक्रवातों में, कैस्पियन सागर से भूमध्य सागरीय चक्रवातों में नमी की मात्रा बढ़ती है, नमी की मात्रा बढ़ती है, नमी की मात्रा बढ़ती है। इसका मतलब अब प्रश्न आ जाए कि भाई कैस्पियन सागर नहीं होता तो अपने यहां पे वर्षा की मात्रा कम होती या ज्यादा? कम होती, होती ना कम। बस ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यहां से हो गया इतना अक्सा। अब लिखो सबसे ठंडा स्थान, छोटी छोटी बातें। सबसे ठंडा स्थान कौन सा? माउंट आबू। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। पूछा गया हुआ है कारण। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू, सबसे ठंडा स्थान। ये कौन सा है? माउंट आबू। क्यों? हाँ भाई क्यों? क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और एक आता है सबसे ठंडा जिला, और ये कौन सा है? चूरू। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। अब बताता हूं, अब बता दूंगा बेटा। अभी तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके दिमाग में नहीं है, वही बताऊंगा। हाँ जी, तो माउंट आबू सबसे ठंडा है। इसका रीजन तो क्या आता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, या सर्वाधिक समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सबसे अधिक ठंडा है। और चूरू सबसे ठंडा भी है और सबसे गर्म भी है। वो आगे प्रश्न बना कि चूरू सबसे ठंडा हो गया। अब प्रश्न बन गया कि चूरू सबसे ठंडा व गर्म होने का कारण क्या आता है? तो इसका कारण यहां पर आता है वनस्पति की कमी। मेन फैक्टर जो है इसका वो क्या आता है यहां पर? वनस्पति की कमी। तो अभी नहीं लिखना है, ये हो गया सबसे ठंडा जिला चूरू और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू सबसे ठंडा है कौन सा? क्यों है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब नोट लगा के लिखो, अब नोट लगा के लिखो साहब। लिखोगे चूरू सबसे ठंडा व गर्म होने का कारण, चूरू सबसे ठंडा व गर्म होने का कारण, चूरू सबसे ठंडा व गर्म होने का कारण डैश। क्या कारण है? वनस्पति की कमी, वनस्पति की कमी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर यह है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो ये जिला कौन सा है? जैसलमेर। और इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रीष्म काल के अंदर जैसलमेर में रात्रि काल क्या होती है? ठंडी। तो जैसलमेर में दिन के अंदर तो टेम्परेचर पहुंच जाता है 50 के पास, और रात्रि के समय में टेम्परेचर आ जाता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो दिन के मैक्सिमम और दिन के मिनिमम के अंदर जो अंतर होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? दैनिक तापांतर। तो सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहां पर है? जैसलमेर। एक आता है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो ये कौन सा होगा? चूरू। क्योंकि औसतन साल भर में सबसे ज्यादा ठंडा भी यही है और औसतन साल भर में सबसे ज्यादा गर्म भी यही रहता है, चूरू। उसके बाद एक आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने, सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने की कौन से महीने हैं जिन महीनों में राजस्थान की जलवायु के अंदर सबसे ज्यादा आर्द्रता पाए जाते हैं? कौन से हैं?
तो याद रखना जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा आर्द्रता कब पाई जाती है? जुलाई और अगस्त में। एक आ जाए भाई, यहां से आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक, एक है राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक या सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीने, या एक है राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने। हाँ जी, बताओ सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से हैं? मतलब वो महीने जिनमें दिन में और रात्रि के समय में टेम्परेचर में मैक्सिमम डिफरेंस होता है। कौन सा है? सर जो ताप को जितना अब्जॉर्ब करेगा उतना ही उत्सर्जन करेगा, ये भी इफेक्ट हो सकता है क्या दैनिक तापांतर में? हाँ हाँ जी। अब देखो, एक सर्द ऋतु पढ़ी थी, गुलाबी सर्दी, और वहां पर क्या पढ़ा था कि दिन तो गर्म और रात्रि ठंडी, अर्थात दिन में टेम्परेचर पहुंचता है 40 तक और रात में टेम्परेचर आ जाता है 10 तक। रात में रजाई की जरूरत पड़ती है, कंबल की जरूरत पड़ती है, और दिन में छांव की जरूरत पड़ती है कि धूप ज्यादा होती है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीनों की बात करें, एक एग्जैक्ट महीने की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर की बात करें या सर्द ऋतु की बात की जाती है, सर्द ऋतु। और एक पर्सन ये अपने इस बार जो 2021 में जो फर्स्ट ग्रेड का जनवरी 2020 में पेपर लगा था, सॉरी 20 में, जनवरी 2020 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था, फर्स्ट पेपर में जीके वाले में था कि न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से हैं? न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने। आप लोगों के साथ सब कुछ घटना हो चुकी है ये। अरे अब देखो, अभी तक तो कूलर था, कूलर के सामने सोते थे, ठंडक लगती थी, लेकिन अब जैसे जुलाई आएगी, बारिश का सीजन आ जाएगा, और जुलाई के अंदर चाहे कूलर के सामने मुंह दे के रखना, जहां जहां कूलर की हवा लग रही है वहां वहां तो ठंडक है, बाकी पूरी बॉडी पे पसीने हैं। अब जो जुलाई और अगस्त का जो महीना आएगा, बारिश का मौसम आएगा, चिपचिपाट हो जाता है एकदम से। कूलर के सामने बैठे रहोगे तो भी गर्मी लगती है, दिन में बैठे रहना चाहे रात के समय में बैठे रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होती है, और आर्द्रता के अंदर अपनी एक उष्मा होती है जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ना उससे ज्यादा जाने देती है, ना उसे कम होने देती है, लगभग सेम टेम्परेचर बना रहता है। तो ये आते हैं अपने महीने कौन से? जुलाई और अगस्त के महीने हैं, जहां पे न्यूनतम दैनिक तापांतर होता है, ना तो ज्यादा गिरता है और ना ज्यादा बढ़ता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि भाई वो महीने जहां पर दिन और रात के एक दिन के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। अब जुलाई का महीना आएगा, दिन कितना गर्म होगा? 40-42 तक, और रात्रि कितनी ठंडी हो जाएगी? यदि एकदम से ठंडी हो जाती तो अपन कूलर के सामने चिपचिपाट होती नहीं, गर्मी लगती नहीं, हुमस लगती नहीं है, आदमी दुखी हो जाते हैं, कूलर फैल हो गए। वो कूलर फैल कब होते हैं? जुलाई में। वही रीजन है ये बस। तो हाँ जी, पहली लाइन दोबारा सुनो। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर का मतलब है एक दिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर। अब ग्रीष्म काल में हमने पढ़ा था कि जैसलमेर के अंदर रात्रिकालीन ठंडी होती है ना, तो जैसलमेर में दिन में टेम्परेचर तो पहुंच जाता है 50 तक, और रात में टेम्परेचर आ जाता है लगभग कितना?
20-25 तक आ जाता है। इसका मतलब जैसलमेर में लगभग ग्रीष्म काल में एक दिन के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो कौन सा हो गया? जैसलमेर। अभी तो आगे आने दे। तो उसके बाद है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। एक है सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने जुलाई अगस्त। एक है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीने। ये पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर औसतन कौन से महीने आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर होता है। यहां जैसलमेर की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान की बात कर रहा है। मैंने कहा कि ये दौर ऐसा है गुलाबी सर्दी वाला कि दिन तो होते हैं गर्म औसतन पूरे राजस्थान में, और रात क्या होती है? ठंडी। तो पूरे राजस्थान में सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर का ये वो दौर है जहां पे सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है। ठीक है, वो जैसलमेर के सापेक्ष था, ये पूरे राजस्थान के सापेक्ष है। और पूरे राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से हैं? जुलाई और अगस्त। उतारो बेटा इसको। लिखाऊं? लिखो। लिखा लिया सबने? लिखो बेटा। चूरो ठंडा होने का चूना की परत नहीं है बेटा, चूना नागौर में भी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चूने का उत्पादन तो नागौर में होता है, और चूने की सबसे बड़ी खान बीकानेर में है। चूने की परत का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी, लिखोगे सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो कौन सा है? जैसलमेर। एक यहां से एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी ये भी बता दो तो न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, और ये जिला कौन सा है? दोनों का नाम आता है, झालावाड़ का भी नाम आता है और बांसवाड़ा का भी नाम आता है। दोनों का नाम आता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला झालावाड़ और बांसवाड़ा, ये बेटा दोनों का नाम आता है। उसके बाद सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। हाँ जी, अच्छा न्यूनतम वार्षिक तापांतर ये भी ले लो। उतार लो अब इसको। जहां आर्द्रता ज्यादा होगी ना वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है। जहां आर्द्रता ज्यादा होगी वहां पे तापांतर कम होगा। हाँ जी, जहां आर्द्रता ज्यादा होगी वहां पे तापमान का अंतर कम होगा, ये ध्यान रखना। हाँ जी सेम है बेटा, ये तो बता रहा हूं कि जहां आर्द्रता ज्यादा होगी वहां टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा। तो यदि बांसवाड़ा डूंगरपुर में दैनिक तापांतर में अंतर नहीं है तो औसतन लगभग बराबर है, तो साल भर का भी लगभग क्या एवरेज क्या निकला? बराबर निकला ना। उतार लो भाई, और फिर अपना ये जलवायु वाला चैप्टर पूरा। यहां तक जो आपके कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर थे वो अपने पूरे हो गए। अब किसी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्यों हुआ कैसे हुआ ना, अब लाइनें एकदम फिक्स आएंगी। अब लाइनें एकदम फिक्स आएंगी, क्यों और कैसे में कोई अंतर ही नहीं है। बस जलवायु में है कि क्यों हुआ, ये हवाएं बदली तो क्या होगा, भौतिक प्रदेश में यहां पर ऐसा पाया जाता है, बस अब कहीं से भी कुछ भी नहीं। चलो अब पुराने जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए वो बताऊं? उतारो, तब तक मैं इनको दे देता हूं। भौतिक प्रदेश और जलवायु का भी करा देता हूं आपको।
अभी करा देता हूँ बेटा। टेस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके सेकंड ग्रेड में जो आए हुए हैं वो आपको मैं भी करा देता हूँ। अरे यार लेट आया। हाँ हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ भाई पहले कृषि करवा देंगे। पुरानी कहाँ है? बेटा आवाज नहीं। रिफ्रेश कर दो ना। तो आज का भी नहीं है, तो कल का है। तुम्हारे नंबर दो, हाय लिखो मुझे फटाफट। आ गया आ गया आ गया। हाय लिख के भेज मुझे, हाय लिख के भेज तुम। ये नहीं हो सकता ना 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 ना। मेरी मिसेस की फोटो लगी हुई है। 94 600। हाँ ये हाय लिख। आ गया कार्तिक है ना। इसको तो लॉग आउट कर दे यहाँ से। जलवायु वाले और भौतिक प्रदेश वाले, वो दोनों करा देता हूँ भाई। हाँ जी। मेरे मोबाइल नंबर पूरे बोलूं क्यों? पहली बात तो मेरे मोबाइल से कोई मतलब भी नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ ना, मैं मोबाइल ज़्यादा देखता हूँ। और बेटा यहाँ से निकलूँगा 9 बजे, अब आगे मेरी क्लास थोड़ी सी लेट है तो मैं यहाँ से निकलते मेरे को स्विच ऑफ कर देता हूँ। घर जाता हूँ, मेरे साथ घर वाले, छोटी सी गुड़िया है उनके साथ रहता हूँ, बंद करता हूँ। और रात को 9 बजे 8 बजे घर पहुँचता हूँ, आधी 1 घंटे तक खुला रखता हूँ, 9 बजे तक, तो 9:30 बजे तक आते हैं तो उसको स्विच ऑफ। सुबह 7 बजे यहाँ कोचिंग में आने के बाद ओपन करता हूँ। अपने ज़्यादा यूज नहीं करते। बस ये ज़रूर चलाता हूँ, इसमें पढ़ता रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी बस ये है कि मुझे पढ़ने ज़्यादा ठीक लगता है बाकी चीज़ों से, मैं मेरा पढ़ता रहता हूँ। नहीं बेटा पढ़ो, आप अपने में बिजी रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और पढ़ते रहो, कुछ चीज़ें सीखते रहो, सीखते रहो तो अपने ही काम आएगी। हाँ आईसीआर का वर्गीकरण कराऊंगा बेटा। हम सुसाइड नहीं करेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं वो पर्सन लगा दे लिया बेटा ना। आईसीआर का वर्गीकरण क्या आ गया भाई? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो बेटा इसका वर्गीकरण कौन सा, किसका वर्गीकरण कराऊं?
जलवायु का वर्गीकरण नहीं बेटा, मौसम विभाग ने आ गया ना, मौसम और कृषि विभाग बताया था ना आपको, 5 भागों में बताया है ना मेरे बच्चे। हाँ जी, बस आ जाता है बेटा, आ गया। बेटा इमरजेंसी चालू हो जाए तो मेरी मिसेज का फोन ऑन रहता है, जो मुझे जानता है भाई, मेरे घर वाले मुझे जानते हैं तो मेरी मिसेज के नंबर भी जानते हैं, वो कर लेते हैं उस पर, मैं मेरा बंद कर लेता हूँ। अरे ज्यादा बेहतर रहता है। तो कभी मैसेज किया होगा तो जवाब कितना लेट आया होगा। व्हाट्सएप पे तो जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। अरे ये समस्याएं हैं, लत हैं ये, धीरे धीरे लत है ना, ये बड़ी घर में क्लेश करवा देती है भाई। आ जाओ, कहाँ लगा है बेटा, लेकिन ये नहीं बेटा, देखो चीजें है ना, इससे फिर मैं देखूंगा तो घर पे जाने के बाद बच्चा भी देखता है, और अपन उस कैटेगरी के हैं नहीं, अपन खेती, अपन किसान आदमी है भाई, और एक किसान आदमी को मोबाइल में देने टाइम देने लग गया तो खेती कौन करेगा। नहीं बेटा, मैं खेतीहर आदमी हूं, मुझे खेती करना ही पसंद है। लगा बेटा, लगा, जलवायु और भौतिक प्रदेश दोनों लगाने बेटा। हाँ नहीं, ऐसे तो ऐसी बात नहीं, कई बार तो पूरी रात को भी खुला रह जाता है। नहीं चोरी तो काहे की है, अपन चोरी करते ही नहीं भाई, आदमी चोरी करे तो दिक्कत रहे ना। हाँ बेटा देखो, अब आपके इस जलवायु से पहले देखो, जलवायु क्या है कि सेकंड ग्रेड में आई हुई जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में पढ़ाते थे उनको करवाते थे, वही आपके यहां से हैं। अब देते रहना जवाब। एक अल्निनो वाला पार्ट बचा, वो मैं आपको बता दूंगा भाई। हाँ जी, यहां से एक तो आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, कहां पे था, दक्षिण और पूर्वी भाग में, तो दक्षिणतम प्रदेश। यही क्वेश्चन ऐसे की ऐसे अभी जो किस में लगी थी, पशुधन सहायक, ये का यही प्रश्न था, ऑप्शन ही चेंज नहीं हुआ। मतलब एग्जाम में अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना भाई, एग्जामिनर कितने सारे क्वेश्चन बनाएगा, कोपेन के वर्गीकरण के 4 ही तो पार्ट हैं, 18 पार्ट तो वो कर नहीं सकता, तो यही प्रश्न बनेगा, नया तो बन ही नहीं सकता। आप कितनी बार भी भूगोल पढ़ोगे, कोपेन के वर्गीकरण 4 ही है, किसी गुरुजी से भी उम्मीद मत करना कि भाई वो नया पढ़ा दे, कहां से पढ़ा देगा भाई, 4 ही पार्ट है, वही एरिया है, वही आधार है और वही जिले हैं। कई बार मन में रहता है कि यार और कुछ पढ़ाएं, और नहीं पढ़ा सकते, बाध्यता है, वही पार्ट है। उसके बाद कथन एस, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कारण आर, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। आपको जब भी मैंने ये प्रश्न पढ़ाया कि 2 पार्ट है, पहले इसके अंदर सही और गलत और व्याख्या और नहीं की, तो यहाँ पे व्याख्या तो पूछा नहीं, सही और गलत। पहला ये, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, एग्जैक्ट असमान है, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कम है तो पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है। दूसरा, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। हाँ जी, उच्चावचीय का मतलब धरातलीय बनावट, एक तरफ मैदान है तो कहीं पर मरुस्थल है, तो कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर पठार है, और जलवायु में विविधता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ग्रीष्मकाल और शीतकाल में जलवायु कैसी थी, विषम, बल्कि पूर्वी राजस्थान में लगभग हम लोग कह सकते हैं रहने वाली जलवायु थी। इसका फैक्टर तो दोनों ठीक है, तो दोनों सही हैं, जवाब क्या होगा, ए व आर दोनों सही हैं। राजस्थान में कौन से जिले आदर, दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। इसको छोड़ दो एक बार, ये कृषि जलवायु प्रदेश है, काम का नहीं था, बच्चे ने टाइपिंग गलत कर दी, आगे कृषि का पार्ट है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश आएंगे। मावट वर्षा जिनसे होती है, किससे होगी, पश्चिमी विक्षोभ से। उसके बाद में राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया, तो उष्ण मरुस्थलीय पार्ट एक ही जगह था, कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल वाला गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, और उसको क्या कहा था, BWHW। उसके बाद में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। मावट
चक्रवाती वर्षा है कि नहीं है, अभी पढ़ा था। पूर्वैया, ये मानसूनी पवने हैं कि नहीं है, हाँ भाई, मानसून के काल में वर्षा ऋतु के अंदर पूर्व से जो नमी युक्त हवाएं आई थी। बबूला, बबूला मानसून पूर्व की वर्षा नहीं है। लू स्थानीय पवन है। किसका बेटा? मानसून पूर्व की वर्षा को बबूला नहीं बोलेंगे, दोंगड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? दोंगड़ा। और बबूला क्या है? तो ग्रीष्म काल में चलने वाले छोटे चक्रवात। उसके बाद वर्षा के दिनों की संख्या किस ओर कम होती है? अब यही है कि वर्षा के दिन, ये तो अपना राजस्थान है, वर्षा के दिन सबसे अधिक कहां? सबसे अधिक कहां? झालावाड़ में। और सबसे कम कहां? जैसलमेर में। अब देखो ऑप्शन यहां से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। बस यही था, यहां से सीधा सीधा प्रश्न था। निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान। ये सेकंड ग्रेड के प्रश्न है, पूरे जलवायु के नहीं कि भाई सब एग्जामों के नहीं है। सेकंड ग्रेड में कौन से? टीचर भर्ती परीक्षा में आपको कि गुरुजी भाई पुलिस में भी हो, एलडीसी में भी हो, आरएस में कौन से आए तो फिर वो भी करवा दूंगा, लेकिन अभी ये सेकंड ग्रेड के हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यही है, तो आर्द्रता भी यही होगी। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला ये कौन सा है भाई? झालावाड़। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अप्रैल, नहीं भाई, बारिश कब होती है? जुलाई और अगस्त में, नहीं जी। तो यही क्या है? असुमेलित है। सबसे कम आर्द्रता वाला जिला, अब यहां पर क्या इलाज है? ऑप्शन यही था, ऑप्शन ही ये था भाई। यहाँ पर बीकानेर भी है, जैसलमेर, और गलत नहीं है। इससे पहले वाली लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी कि वर्षा की मात्रा किधर घटती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो जैसलमेर और बीकानेर दोनों पार्ट यहाँ से आते हैं। जैसलमेर और बीकानेर शुष्क मरुस्थलीय भाग है और दोनों में वर्षा कितनी होती है? कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से कम। तो बराबर हैं दोनों, दोनों के दोनों बराबर हैं। बस ये है कि वहां पे मैंने ये बताया था कि जैसलमेर में वर्षा के दिन कम बताए थे, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वर्षा के दिन ज्यादा होने से वर्षा ज्यादा होगी, ऐसा भी नहीं है। तो सर्वाधिक शुष्क जो जिले आते हैं वो दो हैं अपने, बीकानेर और जैसलमेर। ये हम लोगों ने भौतिक प्रदेश में पढ़ा है, अभी पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी लाने वाली मानसून की शाखा कौन सी है? तो ये कौन सी है? अरब सागर की शाखा। उसके बाद में कथन ए, राजस्थान की जलवायु को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, और दूसरा राज्य में अधिकतम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। बताओ भाई, राजस्थान की जलवायु को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में, राजस्थान की जलवायु को भौतिक दृष्टि से बात करें, कृषि विभाग की बात करें, इसके आधार पे 4 भागों में नहीं है, 5 भागों में है। ये स्टेटमेंट गलत है। और राज्य में अधिकतम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है, नहीं, तो दोनों ही गलत हैं। टीचर भर्ती के हैं ये। उसके बाद है निश्चित समय में, निश्चित समय अवधि और स्थान विशेष पे चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें। और राजस्थान में कौन सी चलती हैं? लू चलती हैं भाई। उसके बाद में ये सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब आपको हो कि गुरुजी जितने भी आए हुए हैं सबके सब करा दिया करो, तो आगे से जितने भी टॉपिक है और भी जो एग्जाम है उनमें आए हुए हैं वो सब करा देंगे। लेकिन मैं तो टीचर भर्ती की बता रहा हूँ कि आपके यहाँ से कैसे आते हैं, क्योंकि लेवल अपना कौन सी तक का है? 8वीं तक का। 8वीं तक का सेकंड ग्रेड की बात करें, इसका रीजन देखो क्या होता है, समझो बात को। आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पार्ट फर्स्ट पेपर में इससे बड़ा प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि कॉमन बच्चा बैठता है, कॉमन बच्चा बैठता है, उसको सामान्य जानकारी का पता होना चाहिए, विशेष जानकारी नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर इसीलिए तो होता है, आर्ट्स का बच्चा बैठेगा, कॉमर्स का बैठा है, साइंस का बैठता है, मैथ का भी बैठता है, तो उनको कॉमन जानकारी चाहिए, नहीं विषय विशेषज्ञ नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है, आपके साथ भी ऐसा है, आपको कॉमन जानकारी वाले को पता है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट लेवल की बात करेंगे, वो बैठेगा तो कॉमन बच्चा है। और ऐसी बात नहीं, आगे वाले चैप्टर में और भी करा दूंगा। जलवायु के रही बात प्रश्नों की, तो और एग्जामों के भी करवा दूंगा, चिंता मत करो उसकी। अभी मेरे पास यही अवेलेबल थे, आज बोल दूंगा तो कर देगा कल तक। आ जाओ, भौतिक प्रदेश के सेकंड ग्रेड में कौन कौन से आए हुए हैं? एक तो है सूची 1 को सुमेलित कीजिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है?
डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही तथा उदयपुर को क्या कहा जाता है? आबू पर्वत खंड को क्या कहा जाता है? कोटा, बूंदी और बारा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जहां से आसान लगता है ना वहीं से स्टार्ट करो। सबसे पहले आसान लगता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सीधा दिमाग में आता है कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र। तो 4 में 2। यही था। अब यहां से बल्कि हमें यह भी पता है कि आबू को क्या बोलते हैं? अर्बुदा बोलते हैं। आबू को क्या बोलते हैं? अर्बुदा। अर्बुदा माता का मंदिर है, अर्बुदा श्रेणी का, इससे तभी तो नाम पड़ा था आबू। उसके बाद में यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ और एक डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर। अब देखो मैंने आपको पठार पढ़ाया था, एक भोमट का पठार और एक वागड़ क्षेत्र, जो कांठल और किसकी बात कर रहे थे? मेवल क्षेत्र। इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते थे? वाकड़, जो कांठल क्षेत्र। तो वो जो भोमट का पठार था वो कहां से कहां था? उदयपुर में भी था, डूंगरपुर में था और कुछ हिस्सा उसका सिरोही वाला पार्ट भी आ जाता है। तो भोमट का पठार था ये, बच गया कौन सा? वागड़ क्षेत्र। चलो नेक्स्ट है भाई, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है। अब ये प्रश्न आया हुआ सेकंड ग्रेड में। विंध्य कगार कहां था? ये विंध्य कगार, ये तो आ जाओ राजस्थान, ये तो है राजस्थान। और इस राजस्थान में विंध्य कगार का पार्ट यही तो था, यही था विंध्य कगार। अब ऑप्शन देखो, बाणगंगा व बनास। बाणगंगा कहां है? यहां। बनास कहां है? यहां। इसके बीच में है क्या ये? ना भाई। काली सिंध और चंबल, काली चंबल कहां है? ये। काली सिंध आती है इधर, ना जी। भेड़च व बनास, ना। चंबल व बनास, ये चंबल का क्षेत्र है और ये बनास इसके बीच में, इधर ये विंध्य कगार का हिस्सा ही आगे है। यही विंध्य कगार का हिस्सा जिसको हम लोग 2 पार्टों में बोल देते हैं। इसको यहां पर क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फोल्ट बोलते हैं। तो ये चंबल और बनास, और आगे पढ़ोगे तो चीजें और भी क्लियर होंगी। राजस्थान के निम्नलिखित बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो कौन से में पाई जाती है? चंबल बेसिन में। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में है? अब देखो मेरवाड़ा की बात करें, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां थी? अजमेर के अंदर। और मध्य अरावली का विस्तार कहां लिखवाया मैंने आपको? अजमेर में। रोजा भाकर कहां पर है? जालोर में। इसराना भाकर कहां? जालोर में। और गिरवा कहां है? उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन ए। उसके बाद है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो यहां पर कौन सा है? मदार नहीं है, मदार। नेक्स्ट है, भोराट का पठार जिसके मध्य स्थित वो है? तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। उसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांकी पट्टी फैली हुई है? तो बांकी पट्टी कहां? नागौर में। नेक्स्ट है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कौन सी है? खड़ीन। अभी थोड़ा सा इन पे भी चर्चा करेंगे जल संरक्षण में जब आएंगे तब। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सा समवर्षा रेखा? तो कौन सी है? 25। अब पश्चिमी रेतीले मैदान की, पश्चिमी रेतीले मैदान की पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का मतलब तो क्या हो गया? पश्चिमी मरुस्थलीय पार्ट में पश्चिमी जो रेतीला मैदान था उसकी पूर्वी सीमा पूछी है। तो जो रेतीले मैदान कह दो, शुष्क मैदान कह दो, या महान मरुस्थल, उसी की बात की गई। और ये कौन सा था? 25। ये भी आया हुआ अपना। उसके बाद में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित हैं? तो यहां पे देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सुनो बात को, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि हम लोग सामान्यतः बीहड़ पढ़ते हैं, पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा। लेकिन एक चीज याद रखना, जो चंबल नदी है वो भी बीहड़ बनाती है। कहां कहां पर? धौलपुर में भी बनाती है, करौली में भी बनाती है, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा वो कोटा में भी बनाती है, कोटा में बनाती है। ऐसा नहीं कि भाई कोटा से निकलते सवाई माधोपुर में काम चालू कर दिया, सीमा इधर तो यहां तक कोटा था, इधर सवाई माधोपुर, यहां भीड़ बनाएगी, इधर नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पूरे क्षेत्र में बनाती है, उस कोटा क्षेत्र के अंदर भी आते हैं। सबसे ज्यादा बीड़ की बात करें, बीहड़ की बात करें तो ये है भी कहां पर?
वास्तविक रूप से तो कोटा में है, लेकिन पूर्वी मैदानी भाग के अंदर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? फलोदी और पोखरण। बालोतरा, फलोदी और पोखरण क्षेत्र की बात करें, पोखरण, फलोदी और बालोतरा क्षेत्र की बात करें, जो कितना था? 41.5% भाग था, जिसको हम लोगों ने हमादा कहा। ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त। ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब चीजों को एक चीज और समझना, जैसे हम कहें कि गुरुजी एलडीसी, तो एलडीसी की एग्जाम में उस एग्जामिनर को मतलब नहीं है कि बच्चा साइंस का बैठा है, आर्ट्स का बैठा है या कॉमर्स का बैठा है, तो वो वहां पे प्रश्नों की भाषा या लेवल अलग होगा। आरएस के एग्जाम में उसे मतलब नहीं है कि बच्चा किसका बैठा है। और मतलब जहां पे कॉमन एग्जाम होती है, दो टाइप के एग्जाम है, देखो अपने यहां पर, एक तो होती है तभी ना आर सेट की बात करें, ये आर सेट किस में काम कर रहा है भाई? जहां पर जो एग्जाम 12th बेस पे होंगी उन सब का एक पार्ट होगा, और एक एग्जाम जो किस पे होंगी? ग्रेजुएशन बेस पे होंगी, उन सब की एक एग्जाम होगी। लेकिन रीट की बात करें, ये तो इसके साथ अलग पार्ट है। थर्ड ग्रेड की बात करें तो जैसे फर्स्ट ग्रेड की पार्ट है वो अलग है, तो उनमें कॉमन पेपर होता है। तो जहां टीचर भर्ती परीक्षा की बात करें उनका प्रश्नों का लेवल अलग होता है, और अधीनस्थ बोर्ड या जो कॉमन एग्जाम होती है उनका ज्यादा होता है। तो आप कहो कि गुरुजी टीचर के अलावा वो जोड़ो, तो मैं वो भी जोड़ दूंगा आगे, या तो कल आपको करा दूंगा। भौतिक प्रदेश, एसीएफ के एग्जाम है, आरएस है, एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक में कौन कौन से हैं वो भी करा दूंगा। लेकिन बस वो है कि उनकी भाषा, अपनी भाषा आसान होगी, लेकिन वो पढ़ लोगे तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, अपना प्रश्न निकल जाएंगे, अपना एक भी गलत नहीं होगा। हाँ जी, अब बढ़ूं आगे जी। अगला पार्ट आता है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र, अभी लिखना कुछ नहीं है, सुनो एक बार, सिंपल सा है, इसमें क्यों और कैसे तो है ही नहीं, जो है सो है, जो है सो है भाई। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? ये तो जवाब आपका प्रश्न बनना ही नहीं चाहिए। राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करते हैं। इस अपवाह तंत्र के अंदर एक तो पार्ट हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की, कि भाई क्या होता है अपवाह तंत्र और इसके संदर्भ में क्या क्या बातें आती हैं, और एक हम चर्चा करेंगे राजस्थान की नदियों की। अब सबसे पहले अपवाह तंत्र की बात करें, अपवाह तंत्र होता क्या है? पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए। सामान्यतः किसी क्षेत्र में कोई नदी बहती है, ये पहाड़ी भाग है, यहां से एक नदी आई और वो नदी बहती हुई चली गई। नदी का जो बहाव है उसको तो बोलते हैं अपवाह, उसको तो क्या बोलते हैं? अपवाह। और इस नदी में हो सकता है कोई सहायक नदी आकर के मिल गई हो, इधर से भी एक सहायक नदी आकर के मिल गई, तो नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र कहा जाता है। इस अपवाह तंत्र के अंदर क्या क्या बातें आती हैं? एक तो आता है कि राजस्थान में जल संबर किसे कहा जाता है? राजस्थान में जल संबर कह दें, या राजस्थान का जल विभाजक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भोराट का पठार जो है ये राजस्थान का जल संबर या जल विभाजक है, क्योंकि भोराट के पठार के पश्चिम की जो नदियां हैं ज्यादातर वो तो जाती हैं अरब सागर में, और पूर्व की जो नदियां हैं वो ज्यादातर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। एक आता है कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र आता है, ये अपवाह तंत्र है कितने का? अपवाह तंत्र का वर्गीकरण की राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है? तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक तो आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब है कि इसमें वो नदियां शामिल होती हैं जिनका जल किसी सागर या खाड़ी में जाके नहीं गिरता, सागर या खाड़ी में जाकर के नहीं गिरता, या तो किसी झील में या किसी आंतरिक भाग में विलुप्त हो जाता है। और आंतरिक अपवाह तंत्र ये राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% हिस्सा है। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और इसका मतलब है कि वो नदियां जिनका जल
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सीधी भी चली जाती होगी या किसी दूसरी नदी में मिलकर जाती होगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जाता है, वो आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और ये राजस्थान का लगभग 23 से 24% हिस्सा आता है, और एक आ जाता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र अर्थात नदियां जो है ना, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका जल अरब सागर में जाकर के गिरता है। एक यहां से प्रश्न बनता है कि बताओ भाई, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां, अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां, कि भाई कौन सी नदी है जिसका अपवाह तंत्र राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदी जो आती है, इसका नाम है बनास। नंबर 2 पे आती है लूणी, नंबर 3 पे है चंबल, और नंबर 4 पर है माही। तो सबसे बड़े अपवाह तंत्र वाली नदी बनास, लूणी, चंबल और माही। तो अपवाह तंत्र के बारे में तो 3 बातें कि राजस्थान में जल संभर या जल विभाजक किसको माना गया, भोराट के पठार के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 3 में। आंतरिक 60% है, बंगाल की खाड़ी वाला 23 से 24% और अरब सागर वाला 16 से 17%। और राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदी तो याद रखना बनास, उसके बाद लूनी, उसके बाद चंबल और उसके बाद माही। अब नदियों की बात करें कि गुरुजी इन नदियों से संबंधित, अब नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहले नदियों के संदर्भ में कुछ तथ्य आते हैं उनकी, और फिर एक एक नदी की बात करेंगे। जैसे एक तो आ जाए कि बताओ भाई, राजस्थान में सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी, यहां से 2 गड़बड़ होती हैं भाषा के साथ ही। यदि पूछे कि राजस्थान में कौन सी है, राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल। राजस्थान में मतलब राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं, राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो कहीं से आए कहीं भी जाए, उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल। और एक आ जाए राजस्थान की, राजस्थान की का मतलब वो राजस्थान की है, राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में समाप्त हो जाती है, इसका किसी दूसरे राज्य से कोई संबंध नहीं है, उसके आधार पर आती है बनास। एक हम बात करें, एक प्रश्न ऐसा आ जाए कि पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास। पूर्ण बहाव का मतलब है जिसका उद्गम भी राजस्थान में और जिसका विलय भी राजस्थान में या विलुप्त भी राजस्थान में। एक हम बात करें भाई, एक आता है कि राजस्थान में नदी विहीन जिले, नदी विहीन जिले 2 हैं, एक है चूरू और एक है बीकानेर, यहां पर एक भी नदी नहीं है। उसके बाद में एक आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों की बात करें, सर्वाधिक नदियां, तो इन सर्वाधिक नदियों में उद्गम की बात करें तो सबसे अधिक नदियों का उद्गम जो होता है ये तो है उदयपुर से, और सबसे अधिक नदियां बहती किस जिले में है, बहाव, तो ये जिला आता है चित्तौड़गढ़। जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। एक आ जाए सर्वाधिक नदियों की बात करें कि ये कौन से संभाग में है, तो संभाग है कोटा। तो यहीं से एक आ जाता है कि भाई न्यूनतम नदियों वाला संभाग, और न्यूनतम नदियों वाला संभाग जो है ये है बीकानेर, क्योंकि कोटा यहां पर, बीकानेर और चूरू तो ऐसे हैं जिनमें नदी नहीं है, एक गंगानगर, हनुमानगढ़ जिसमें एक नदी है, घग्गर नदी। उसके बाद एक यहां से आ जाता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदियां, सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदियां, तो एक नदी तो है चंबल, एक आती है बनास और एक आती है लूणी। ये नदियां 3 नदियां हैं जो 6 जिलों से बहती हैं। चंबल भी 6 जिलों में है, बनास भी 6 जिलों में है और लूनी भी 6 जिलों के अंदर है। एक आ जाती हैं 12 मासी नदियां।
12 नदियों का मतलब ऐसी नदियां जिनमें साल भर पानी रहता है, बाकी तो पानी सूख गया, है ना, बाकी तो पानी सूख गया भाई। और दो ही नदी हैं, एक तो चंबल और एक होगी माही। एक कौन सा है? माही। हो गए यहां से। चलो और देखो, कुछ और भी बातें आती हैं नदियों से। एक आता है कि बताओ सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी, कि ऐसी नदी जिसका बहाव क्षेत्र बड़ा है, उसमें पानी ज्यादा आ सकता है, तो वो नदी कौन सी है? बनास। सबसे ज्यादा पानी किस नदी के बहाव क्षेत्र में आ सकता है? बनास में। और एक याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी की बात करें तो ये कौन सी होगी? चंबल की बात करें। ये तो कुछ एक फैक्टर है, हो सकता है या तो प्रश्न आपको सीधा यहीं से मिल जाए, नहीं तो 2-3 मिलते हैं प्रश्न, या तो नदी का उद्गम पूछेगा, या नदी का विलय, या उसका कोई बांध वगैरह, बस ये 2-3 बनते हैं। सुनो वापस से फिर लिखेंगे भाई। अपवाह तंत्र, जल संभर किसको कहते हैं? भोराट के पठार को। अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 में। आंतरिक अपवाह तंत्र 60%, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 23 से 24%, अरब सागर का अपवाह तंत्र 16 से 17%, और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियों की बात करें तो बनास, लूनी, चंबल और माही। उसके बाद आती है नदियों की चर्चा करते हैं। सबसे लंबी नदी राजस्थान में पूछे तो चंबल, राजस्थान की पूछे तो बनास, पूर्ण बहाव के आधार पर पूछे तो बनास। नदी विहीन जिले कौन से हैं? चूरू और बीकानेर। एक आ जाए कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर से, सर्वाधिक नदियों का बहाव चित्तौड़गढ़ से, सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में और न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर। सबसे अधिक जिलों से बहने वाली नदियां चंबल, बनास, लूनी है, और ये प्रत्येक नदी 6-6 जिलों में बहती है। 12 नदियां चंबल और माही आती है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है? बनास। और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल। लिखें थोड़ा सा, लिखो जी। आहो, हाँ हाँ, नहीं अल्नीनो बता दूंगा मैं आपको, बता देता हूं। अल्नीनो, एक बार रुको, जो बच्चा करते ना कि गुरुजी एक अल्नीनो की बात और थी, हाँ बता देता हूं भाई। अल नीनो, ये अल्नीनो और लालिनो, अल्नीनो पढ़ लो, लालिनो तो अपना उसका वो उल्टा है। देखो क्या हुआ कि अपने जो दक्षिणी अमेरिका है, हम एक विश्व का मानचित्र बनाते हैं भाई, कैसा? जिसमें भारत वगैरह दिखे। ये तो अफ्रीका है, ठीक है, इधर है, इधर क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। इधर अपना क्या है? इधर क्या हो गया भाई? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। एक देश है जिसका नाम है पेरू। कहां पर है वो? दक्षिणी अमेरिका में। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एक देश है पेरू, और इस पेरू के सहारे एक दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर, दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर एक जल धारा चलती है, पानी चलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर पानी चलता है, तो पानी जो चलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलधारा। क्या बोलते हैं? जलधारा। और ये जो जलधारा है ये ठंडी है, अर्थात ठंडा पानी चलता है। सामान्यतः यहां पर दक्षिण से उत्तर की ओर ठंडा पानी चलता है, वो भूमध्य रेखा की ओर जाता है। इधर से गुजरती ना भूमध्य रेखा, गुजरती कि नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा की ओर जाता है। इसकी वजह से ये जो क्षेत्र है, ये जो ठंडी जलधारा है, इसकी वजह से पूरा क्षेत्र क्या बन जाता है? उच्च वायु दाब वाला। क्योंकि ठंडी पानी होगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा, तो क्षेत्र क्या बन जाता है? उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब होता है। और इसके विपरीत इधर वाला क्षेत्र क्या होता है? न्यून वायु दाब का।
न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो हवाएं किधर चलती हैं? ऐसे, ऐसे चलेंगी, हाँ या ना? चलेंगी। और जब ये हवाएं जाती हैं तो इस इधर हिंद महासागर से नमी लेकर के जाती हैं और यहां पर भारत में क्या होगी? वर्षा। एक तो फैक्टर ये है। लेकिन 4-5 साल में, पता नहीं क्यों, ये किसी को नहीं पता, कि ये कहते हैं कि भौगोलिक परिवर्तन की वजह से 4-5 साल में यहां पर ये जो अपनी धारा है, जल धारा, जिसको हम बोलते हैं पेरू की धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरू की धारा। इस पेरू की धारा के स्थान पर उत्तर से, पता नहीं क्यों और कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर गर्म पानी आने लग जाता है। इसको क्या बोल देंगे? गर्म जल धारा। ये क्या हो जाएगी? गर्म जल धारा है। क्या है ये? गर्म जल धारा। और ये गर्म पानी आने लग जाता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने पर यहां पर बन जाता है न्यून वायुदाब। अब न्यून वायुदाब बन गया तो अब यह हवाओं को ऊपर जाने देगा या अपनी ओर खींचेगा? अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो जो मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर जाने थी वो कमजोर होंगी कि नहीं? वो कमजोर हो जाती। तो अपने यहां वर्षा में क्या होती है? कमी होती है। और यही जो इस पेरू की धारा पर के स्थान पर, पेरू की धारा के स्थान पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो गर्म जल धारा चलती है, इसी को क्या कहा जाता है? अल नीनो। इसी को क्या बोलते हैं? अल नीनो। और ये जो पार्ट था इसका ऑपोजिट, उसको क्या बोलते हैं? ला नीनो। तो यहां लिखना चाहो तो लिख लो जलवायु वाले पार्ट में ही कि अल नीनो के सक्रिय होने पर, जलवायु वाले पार्ट में कॉपी के ऊपर ऊपर लिख सकते हो, कहीं पर भी जगह होगी 2 लाइन लिखवाऊंगा बस। अल नीनो के सक्रिय होने पर, अल नीनो के सक्रिय होने पर भारत में, भारत का मतलब राजस्थान भी आ जाएगा, भारत में मानसून कमजोर होता है। अल नीनो के सक्रिय होने पर भारत में मानसून कमजोर होता है। बस खत्म। सुनो वापस से बच्चे ने कहा गुजी बताओ। प्रकृति पर बहुत सारी चीजें हैं जो निश्चित हैं, चल रही हैं, प्रकृति ने स्वतः उनको बनाया है। उनके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन प्रकृति में अपने आप बनी। पहला क्या बना कि इस यहां पर एक देश है पेरू। इस पेरू के किनारे के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर एक जल धारा जाती है जो है ठंडी, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब की स्थिति, उच्च तापमान, न्यून तापमान और उच्च वायुदाब की स्थिति पैदा होती है। और यहां पर उच्च वायुदाब होने की वजह से ये हवाएं उत्तर की ओर चलती हैं, अर्थात मानसूनी हवाएं ज्यादा जाती हैं और बारिश ज्यादा होती है। लेकिन प्रकृति में 4-5 साल के बाद कुछ बदलाव होता है और यहां पर इस दक्षिण से उत्तर की ओर ठंडी जलधारा के स्थान पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक गर्म जलधारा चल पड़ती है, जिसकी वजह से यह पार्ट न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, जो उत्तर की ओर जाने वाली मानसूनी हवाओं को कमजोर करता है। जब उत्तर की ओर जाने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर होंगी तो अपने यहां पर भी वर्षा भी क्या होगी? कम होगी। तो और जो ये पेरू के स्थान पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर गर्म हवाएं चली हैं, इसी को कहा जाता है अल नीनो। तो अल नीनो क्या है ये पूछेगा तो ये राजस्थान भूगोल का प्रश्न नहीं है, बस मैंने आपको समझाया है। आपके प्रश्न ये बनेगा कि अल नीनो के सक्रिय होने पर राजस्थान की जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान में मानसून क्या होगा? कमजोर होगा। ये नहीं पूछेगा कि अल नीनो क्या होता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, काम का नहीं है, क्योंकि राजस्थान भूगोल का प्रश्न नहीं मेरे बेटा। उसको जबरदस्ती याद करोगे जो आपके एग्जाम में नहीं आना है। यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पार्ट में जुड़ी है, नहीं है ना, तो फिर क्यों लोड लेके घूम रहे हो? ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ कहां पर? अपोहा तंत्र के अंदर। अपोहा तंत्र, हाँ, अपोहा तंत्र राजस्थानी बहुत है पढ़ने के लिए। था
लिखो जी अपवाह तंत्र। अरावली के समानांतर चलने वाली अरब सागरीय मानसूनी पवनें कहां पे करती हैं, कहां पे वर्षा करती हैं? भाई इनके मार्ग में जो क्षेत्र आता है वहां वर्षा तो करती हैं, लेकिन वर्षा की मात्रा क्या होती है? मैंने कहा कि वर्षा कम होती है, ये नहीं कहा कि वर्षा करती नहीं है। आती हैं बस बूंदाबांदी करके चली जाती हैं। वर्षा होती है लेकिन कम होती है। लिखो जी अब राजस्थान का अपवाह तंत्र। सबसे पहले लिखोगे राजस्थान में जल संभर या जल विभाजक। राजस्थान में जल संभर या जल विभाजक। राजस्थान में जल संभर या जल विभाजक डैश किसको बोलेंगे भाई? हाँ जी, भोराट का पठार। भोराट का पठार। उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट राजस्थान अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। राजस्थान अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। राजस्थान अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। और 3 भागों में बांट लो। एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान अपवाह तंत्र का वर्गीकरण 3 भागों में है। एक तो कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र डैश 60%। आंतरिक अपवाह तंत्र डैश 60%। 60%। दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र डैश 23 से 24%। 23 से 24%। और तीसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र ये कितना है? 16 से 17%। नेक्स्ट लिखोगे सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां। नंबर 1 बनास। नंबर 2 लूनी। नंबर 3 चंबल। और नंबर 4 माही। माही। अब नेक्स्ट लिखोगे राजस्थान में सबसे लंबी नदी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी डैश ये कौन सी है? चंबल। चंबल। एक लिखोगे राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये कौन सी हो जाएगी? बनास। और इसी बनास को अंडरलाइन करके लिखना पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी। यही बनास क्या है? पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी है। पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी। राजस्थान की सबसे लंबी यही है। और पूर्ण बहाव बनास को लिख देना पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी। ठीक है जी। उसके बाद लिखोगे नदी विहीन जिले। नदी विहीन जिले। नदी विहीन जिले डैश
चूरू और बीकानेर, चूरू और बीकानेर। उसके बाद है सर्वाधिक नदियां, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताए ना बेटा। राजस्थान में जितनी भी बहती हैं उनमें चंबल, और जो राजस्थान की है अर्थात जिसका उद्गम भी राजस्थान में और विलय भी राजस्थान में, उनमें बनास। बहुत सारा अंतर है। राजस्थान में चंबल आती है तो ना तो उद्गम राजस्थान में ना विलय राजस्थान में। जी लिखोगे सर्वाधिक नदियां, 3 पार्ट हो जाएंगे। देखो उद्गम कहाँ पर, उदयपुर में, बहाव कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, और सर्वाधिक नदियां संभाग की बात करें तो कहाँ, कोटा। तो सर्वाधिक नदियां उद्गम, बहाव और संभाग। उसके बाद है न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, ये कौन सा है, बीकानेर। उसके बाद है सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां, चंबल, बनास, लूनी, चंबल, बनास और लूनी। और आगे लिख देना 6 जिले, तो प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहती है। चंबल, बनास, लूनी। उसके बाद है 12 मासी नदियां। 12 मासी का मतलब जो 12 महीने पानी रहता है, 12 मासी नदियां 2 ही हैं, एक चंबल और एक माही, चंबल और माही। उसके बाद है सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी, बनास। और एक लिखना सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। सतही जल का मतलब है जिस नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होगी उसमें सतह पर पानी भी क्या होगा, ज्यादा ना। तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। जलग्रहण का मतलब जिसमें पानी ज्यादा आ सकता है, बहाव क्षेत्र लंबा चौड़ा होगा तो पानी कितना भी बरसे बारिश में आ जाएगा पूरा। तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।